प्यारे बच्चों, क्लास 12th दीप प्रोजेक्ट के तहत मॉडल प्रश्न पत्र निकाला गया था, जिसमें से हम लोग हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट के प्रश्नों के आंसर को देख रहे थे। मॉडल प्रश्न पत्र 5 मॉडल प्रश्न पत्र जो निकाला गया है, लेकिन जो प्रशासन द्वारा जारी किया गया है वो एक ही में सबको मिला दिया गया है। तो हम लोग एक एक करके देख रहे थे। जैसे प्रश्न संख्या 1 से 90 तक बहुविकल्पीय प्रश्न था, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। 91 से 114 तक जो प्रश्न थे वो अति लघुतरीय प्रश्न थे, उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 2 अंक वाला। यदि इन सब वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग लघुतरीय प्रश्नों के आंसर को देखेंगे, जो 115 से 138 तक है, 3 अंक का। ये आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है और हिंदी के पीजीटी शिक्षकों के समूह द्वारा तैयार किया गया है, परीक्षा को ध्यान में रख के। इसीलिए यदि इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ से आपका लघुतरीय प्रश्न शुरू होता है। तो पहला आपका 115वां क्वेश्चन है, कॉर्निया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से उद्धृत कौरनिया का गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की विभिन्न विशेषताओं की ओर संकेत किया है। जैसे भारत प्राकृतिक रूप से सुंदर है, इसलिए प्रसाद जी ने भारत को मधुमय कहा है। प्रसाद जी ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि भारत भूमि पर ही सूर्य की प्रथम किरण अवतरित होती है। इस देश में हर प्राण को आश्रय सुलभता से प्राप्त होता है। भारतीयों का हृदय दया, करुणा, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों का भंडार है। भारतीय सभी के सुख की कामना से जीते हैं, इसलिए भारतीय सभ्यता संस्कृति विश्व में महान एवं गौरवशाली मानी जाती है। 116वां क्वेश्चन है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो सरोज का विवाह अत्यंत सादगीपूर्ण तरीके से हुआ था। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या दिखावा नहीं था। विवाह का निमंत्रण पत्र किसी को नहीं भेजा गया, केवल कुछ स्वजन ही विवाह के अवसर पर उपस्थित थे। कवि निराला ने माता पिता दोनों के द्वारा की जाने वाले सभी वैवाहिक रस्मों को स्वयं निभाया। ना तो कोई संगीत था और ना ही रात्रि जागरण। मौन के बीच विवाह बड़ी सादगी तथा शांति के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद पुत्री को दी जाने वाली कुल शिक्षा स्वयं पिता निराला ने दी तथा पुत्री के लिए पुष्प सेज भी पिता ने ही तैयार की। वास्तव में सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था। 117 क्वेश्चन है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? तो सागर से आशय जो है वो समाज से है और बूंद से कवि का आशय व्यक्ति से है। एक छोटी सी बूंद सागर के जल से उछलती है और पुनः उसी में समा जाती है। यद्यपि बूंद का अस्तित्व क्षणिक होता है पर निरर्थक कतई नहीं होता है। 118 है, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो बसंत आगमन की सूचना कवि को सुबह जब जा रहे थे तो सड़क पर सूखी पत्तियां जो पैरों के नीचे आकर चरमराहट की आवाज करती है, उससे तथा कैलेंडर से प्राप्त हुई। उसने किसी बंगले के अशोक के पेड़ पर चिड़िया की आवाज सुनी। सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाए, हवा का उसे अनुभव हुआ। इन सभी बातों से उसे पता चला कि बसंत का आगमन हो गया है। 119 है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखक के पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्हें हिंदी की पुरानी कविता से प्रेम था तथा हिंदी में लिखे वाक्यों को फारसी में अनुवाद करने का शौक था। लेखक के पिता हर रात अपने परिवार को रामचरितमानस को चित्रात्मक ढंग से सुनाने का शौक रखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के प्रशंसक भी थे। 120 है, लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? तो लेखक जब सेवाग्राम गया तो उसे पता चला कि गांधी जी सेवाग्राम में हैं और प्रतिदिन सुबह 7 बजे घूमने के लिए लेखक के घर से होते हुए निकलते थे। लेखक उन्हें देखने और मिलने के लिए उत्सुक था। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सामने खड़ा हो गया। 7 बजे गांधी जी आश्रम से निकले। उन्हें देखकर लेखक प्रसन्न हो गया। लेखक का भाई अब तक सो रहा था। लेखक ने उसे जगाया। लेखक को अकेले उनके पास जाने से संकोच हो रहा था, इसलिए वह जिद करके अपने बड़े भाई को अपने साथ ले गया।
बलराज ने उसका परिचय गांधी जी से करवाया। लेखक गांधी जी से बात करना चाहता था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। लेखक ने गांधी जी को रावलपिंडी आने की याद दिलाई। तब गांधी जी की भी यादें ताज़ा हो गई। इस तरह उसका गांधी जी से वार्तालाप शुरू हुआ। लेखक गांधी जी से मिलकर बहुत उत्साहित और प्रसन्न हुआ था। 121 है, जगधर के मन में किस प्रकार का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों? तो जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास के पूरे जीवन भर की जमा पूंजी भी चुरा ली थी। यह जमा पूंजी 500 से अधिक थी। जगधर जानता था कि यह इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाइयां पल भर में दूर हो सकती थी। भैरव की चांदी होते देख जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव जाग उठा। 122 है, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया, वर्णन करें। तो विश्वनाथ अपनी माँ का दूध पीता था। माँ के दूध पर विश्वनाथ का एकाधिकार था। वह 3 वर्ष का था तभी उसके छोटे भाई ने जन्म लिया। विश्वनाथ की माँ का दूध छीन गया। माँ के दूध पर उसका एकाधिकार अब नहीं रहा, उस पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। छोटे भाई मजे में माँ का पौष्टिक दूध पीता और विश्वनाथ को गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ता था। विश्वनाथ के भाई के जन्म के बाद विश्वनाथ को केसरीन ताई को सौंप दिया गया, जो पड़ोस में रहती थी। उन्होंने ही विश्वनाथ को पाला पोसा। 3 साल का विश्वनाथ दाई के साथ जमीन पर लेटे लेटे चांद को देखा करता था। ताई द्वारा पालन पोषण विश्वनाथ को अत्याचार लगता था। गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? आंसर है, गीत की सार्थकता जन से जुड़ी है। यदि कोई गीत जन जन का न बन पाए तो वह गीत निरर्थक हो जाता है। मोती की सार्थकता पनडुब्बी से जुड़ी है। यदि मोती को गहरे जल पनडुब्बी से बाहर ना निकाले तो मोती की ओर कोई आकृष्ट होगा या कौन आकृष्ट होगा? 124 है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? तो बनारस में बसंत का आगमन बिना शोर शराबे का अन्य जगहों से भिन्न रूप से होता है। बसंत के आगमन के साथ धूल का बवंडर उठने लगता है, जो लोगों के मुंह में पड़कर उनकी जीभों में किरकिराहट उत्पन्न करता है। बसंत के आने पर ही बनारस की मूलभूत स्वरूप, स्वभाव एवं संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं आता। हारहू खेल जीतावही माही, भरत के इस कथन का क्या आशय है? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के इस प्रसंग में प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत का श्री राम के प्रति गहन विश्वास प्रकट किया है। भरत भ्राता राम के प्रति विश्वास और प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं, भ्राता राम का मुझ पर विशेष स्नेह रहा है, मतलब स्नेह रहा है, विशेष स्नेह रहा है। बचपन में जब खेल में मैं हार जाता था तो मुझे ही विजय घोषित करते थे। भरत का ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि भ्राता राम खेल में भी कभी अपने अनुजों का हृदय व्यथित नहीं कर सकते थे। 126 है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया? तो लेखक के पिता हिंदी प्रेमी थे, इस कारण बचपन से हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव रहा। जैसे जैसे लेखक बड़ा हुआ उसका झुकाव हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ता गया। उसके पिता के पास भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी। वह केदारनाथ जी पाठक के हिंदी पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ने लगा। इस प्रकार वे हिंदी साहित्य के रस में दिनों दिन डूबता चला गया। 127 है, संबंधिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संबंधिया की क्या अवधारणाएं हैं? तो संबंधिया यानी संवेद वाहक, संदेश वाहक, मतलब संबंधिया यानी संदेश वाहक। प्राचीन काल में संदेश भेजने के लिए संदेश वाहकों को भेजा जाता था। तब डाकघर आदि संदेश भेजने के साधन नहीं थे। संदेश वाहक इस कार्य में दक्ष होता था। वह तेज गति से यथास्थान पहुंचकर भेजे गए संदेश को यथारूप प्रस्तुत कर देता था। प्रायः गुप्त तथा महत्वपूर्ण संदेश संबंधियों के द्वारा ही भेजे जाते थे। गांव के लोग संबंधिया को प्रायः निखट्टू, कामचोर अथवा गैर जिम्मेवार व्यक्ति मानते थे। उनके बारे में यही धारणा थी कि जिसे और काम नहीं मिलता वही व्यक्ति संबंधिया के व्यवसाय को अपनाते हैं, परंतु उनकी यह धारणा गलत थी। दरअसल संबंधिया बनने के लिए इस कार्य में निपुण होना अति आवश्यक है। हर आदमी संबंधिया का कार्य भली प्रकार नहीं कर सकता।
संवादिया की मुख्य विशेषता संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं होता है। संवादिया बहुत संयमी और संवेदनशील व्यक्ति होता है। 128 है, कुटज को गाछे का साथी क्यों कहा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने लेख कुटज में कुटज को गाढ़े के साथ कहा है। इसका कारण यह है कि हिमालय पर जहाँ कुटज वृक्ष पैदा होता है वहाँ अन्य कोई वृक्ष पैदा नहीं होता। जब कभी इस क्षेत्र में पूजा अर्चना की आवश्यकता पड़ती है तो भक्त मात्र कुटज के फूल पर ही आश्रित होते हैं। लेखक ने अनेक रचनाओं के पात्रों को अपने अपने इष्ट के प्रति कुटज के फूलों को अर्ध स्वरूप चढ़ाने की बात कही है। यदि इस क्षेत्र में कुटज का फूल सुलभता से ना मिलता तो भक्तों को अपने प्रिय के प्रति अर्घ देने से वंचित होना पड़ता। इसलिए लेखक ने कुटज को गाढ़े का साथी कहकर उसे सम्मान दिया है। सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास का चरित्र चित्रण करें। तो सूरदास की झोपड़ी पाठ प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। इस उपन्यास का नायक सूरदास है। वह उपन्यास की ऐसी केंद्रीय धुरी है जिसके इर्द गिर्द समस्त कथा चक्र घूमता है। सूरदास दृष्टिहीन एवं गरीब है। वह सारी जिंदगी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। उसने लगभग 500 रुपये की पूंजी भी एकत्रित कर ली थी जिसे वह पोटली में बांधकर रखता था। सूरदास सज्जन व्यक्ति है। यहाँ सूरदास हो जाएगा सज्जन। सूरदास सज्जन व्यक्ति है। वह एक अनाथ बालक मिठुआ का पालन पोषण करता है। जब भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मारता पीटता है तब सूरदास उसे अपने झोपड़ी में आश्रय देता है। उसकी इसी उदारता का गलत अर्थ लगाया जाता है और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। सूरदास आत्मविश्वासी है। वह मिठुआ से कहता भी है, हम दूसरा घर बनाएंगे, 100 लाख बार बनाएंगे। सूरदास सहनशील व्यक्ति है। झोपड़ी में आग लग जाने में उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है पर वह सारा नुकसान धैर्यपूर्वक सह जाता है। सूरदास भविष्य के प्रति आशावान बना रहता है। वह सब कुछ पुनः ठीक हो जाने की आशा बनाए रखता है। 130 है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरता था। उसके क्या कारण है? आंसर है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरता था। इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। आज मालवा की ही नहीं अन्य प्रदेशों क्षेत्रों की भी समस्या है। ऋतु चक्र का असमय बदलाव होना, वर्षा शरद तथा ग्रीष्म सभी ऋतुओं के समय चक्र में परिवर्तन हो गया है। बेमौसम बरसात होने से मानसून कम होता है तथा देर से आता है। औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे प्रकृति के नियम टूट रहे हैं। तापमान भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण वायुमंडल में नमी की कमी आई है। वनों को काटा जा रहा है तथा कारखानों की वृद्धि ने वर्षा को ही नहीं गर्मी और सर्दी की ऋतु को भी परिवर्तित किया है। 131 है, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले? तो अपनी प्रजा की आंखें बंद रखने से धीरे धीरे राजा का प्रभुत्व सर्वत्र व्याप्त हो गया और वह निरंकुश हो गया। जनता को राजा द्वारा किए जाने वाले शोषण का पता ही नहीं चला। एक दिन खैराती, रामू और छिदू ने अपने स्वर्ग जैसे राज को देखने के लिए अपनी आंखें खोली तो वह एक दूसरे को न देख सके। सर्वत्र राजा ही उन्हें दिखाई देता, अर्थात राजा ने उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमा लिया और प्रजाजनों को भ्रम में रखकर ऐसा बना दिया कि अब वे एकजुट होकर राजा के खिलाफ खड़े होने का दुस्साहस नहीं कर सके। पूंजीपति वर्ग भी यही करता है। कुटज हमें क्या सिखाता है? अपराजय जीवनी शक्ति का स्वामी कुटज नाम का रूप दोनों में अद्वितीय है। सूखी, नीरस और कठोर चट्टानों के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते हुए भी वह पुष्पों से लदा रहता है तथा अपने मूल नाम की हजारों वर्षों से रक्षा करता हुआ हमें भी जीवन का उपदेश सिखाता रहता है। लेखक ने वर्तमान सभ्यता को उजाड़ सभ्यता क्यों कहा है? तो वर्तमान सभ्यता मनुष्य को प्रकृति से दूर ले जा रही है।
अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन आदि देशों के विशाल उद्योगों में होने वाला उत्पादन विश्व के अन्य देशों में बिकता है, जो वहां के आर्थिक सांस्कृतिक सभ्यता को नष्ट कर रहा है। इससे पूंजीवादी शोषण बढ़ रहा है तथा उन लोगों में गरीबी बढ़ गई है। यह सभ्यता लोगों की सुख शांति को दिनों दिन समाप्त करती जा रही है, उनकी धरती के सौंदर्य और उर्वरक को उजाड़ रही है, यह मानव जाति को भीषण विनाश की ओर धकेल रही है। 134 है, जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से? तो जनसंचार के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला, सूचना देना। तो जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए भी दुनिया भर के सूचनाएं प्राप्त होती है। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उनके प्रति सजग बनाने से है। अगला है मनोरंजन करना। तो जनसंचार माध्यम मनोरंजन के प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। एजेंडा तैयार करना। किसी भी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। फिर है निगरानी रखना। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या संगठन संस्थान में कोई अनियमितता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेवारी जनसंचार माध्यम पर है। विचार विमर्श के मंच। तो जनसंचार विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचाते हैं, जैसे किसी समाचार पत्र के संपादक के पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर किसी विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। 135 है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? तो प्रकृति के विरोध के कारण बाढ़, भूकंप आदि आते हैं। इस कारण से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। संकट के समाप्त होने पर वे सभी अपने पुराने स्थानों पर वापस आ जाते हैं, परंतु औद्योगिकरण के कारण लोगों का विस्थापन अस्थायी होता है। विकास और प्रगति के नाम पर इन लोगों का परिवेश तथा आश्रय स्थल सदा के लिए नष्ट हो जाता है। 136 है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? तो लोमड़ी शेर के मुंह में रोजगार पाने के लिए चली जा रही थी। इस लेख के माध्यम से लेखक ने शेर को तानाशाही एवं भ्रामक व्यवस्था के सूत्रधार एवं प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। लोमड़ी को किसी ने बताया था कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है। वह वहां प्रार्थना पत्र लेकर नौकरी पाना चाहती थी। वह शेर के द्वारा किए गए प्रचार के कारण भ्रमित हो गई थी और इस पर विश्वास कर स्वेच्छा से शेर के मुंह में जा रही थी। गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? तो गीत की सार्थकता जन से जुड़ी है। यदि कोई गीत जन जन का ना बन पाए तो वह गीत निरर्थक हो जाता है। मोती की सार्थकता पनडुब्बा से जुड़ी है। यदि मोती को गहरे जल पनडुब्बा बाहर ना निकाले तो मोती की ओर कोई आकृष्ट होगा। और लास्ट है लघु उत्तरीय क्वेश्चन का 138 नंबर, कॉर्निया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत के किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से उद्धृत कॉर्निया का गीत में जयशंकर प्रसाद ने भारत के विभिन्न विशेषताओं की ओर संकेत किया, जैसे भारत प्राकृतिक रूप से सुंदर है, इसलिए प्रसाद जी ने भारत को मधुमय कहा है। प्रसाद जी ने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि भारत भूमि पर ही सूर्य की प्रथम किरण अवतरित होती है। इस देश में हर प्राण को आश्रय सुलभता से प्राप्त होता है। भारतीयों का हृदय दया, करुणा, सहानुभूति और मानवीय गुणों का भंडार है। भारतीय सभी के सुख की कामना से जीते हैं, इसलिए भारतीय सभ्यता संस्कृति विश्व में महान एवं गौरवशाली मानी जाती है। अब बच्चों यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कॉपी में नोट करके याद करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। हिंदी इलेक्टिव के बच्चे सारा मॉडल सेट का जो हम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं कॉपी में नोट कर लीजिए, और भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमको पता चलेगा आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।